अगर एक लड़की की स्किन और हेयर एकदम से खराब होने लग जाए तो फर्स्ट डायग्नोस आपके हिसाब से क्या होता है? सर अगर स्किन और हेयर दोनों खराब है, लाइक फॉर एन एग्जांपल स्किन में हम डिजीजेस के बारे में समझते हैं, तो अगर स्किन पर वाइट दाग आने लगे हैं पेशेंट के, या ड्राइनेस बहुत ज्यादा होने लगा है, या इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आइदर उसको अनीमिया है, मतलब खून की कमी है, हो सकता है उसे बच्ची को थायराइड का इशू हो, या फिर काफी वुमेन्स को हम देखते हैं कि फेस पर बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब बड़े बड़े धब्बे आने लगते हैं, जिसे हम मेलाज्मा भी बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद होता है। सो काफी सारी स्किन डिजीजेस के अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं। ज्यादातर औरतों को जिनको डार्क सर्कल्स होते हैं, माना जाता है कि वो एनेमिक है, मतलब उनके अंदर खून की कमी होती है, इसलिए वो स्पेशली उनको डार्क सर्कल्स दिखते हैं। बहुत ज्यादा पिंपल अगर एक वुमन को दिख रहे हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि उसे हार्मोनल एक्ने है, बिकॉज ज्यादातर वुमेन को हार्मोनल एक्ने आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होने लगा है, तो वो आप पेशेंट्स में देखते हैं। अगर मैं हेयर्स की बात करूँ ना, तो मैं 85 to 90% जितने भी वुमेन्स को देखती हूँ, उनको अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादातर उनकी बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन D3 डेफिशिएंसी की वजह से उनको काफी बार बहुत ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। सो दीज आर द डायग्नोसिस दैट वी मेक, एंड ये लक्षण बताते हैं कि हम क्या डायग्नोसिस लें, बट ज्यादातर औरतें इन्हीं चीजों से ही सफर कर रही हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। नारी हेल्थ और आई वुड से वुमेन हेल्थ को लेकर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। क्या सच में उसे प्रायोरिटी दी जाती है या इग्नोर किया जाता है? आइए जानते हैं डॉक्टर लिपिका मेहता से, हु रन्स अ चैनल नारी हेल्थ बाय डॉक्टर लिपिका। क्या मोटिवेशन थी, क्या इंस्पिरेशन था, आइए जानते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय सर, हाय। तो डॉक्टर लिपिका मेहता, ये नारी हेल्थ बाय डॉक्टर लिपिका बहुत कैची नेम है, कैसे स्टार्ट किया? सर एक्चुअली पहले हेल्थ चैनल स्टार्ट किए हुए थे, वर्क कर रही थी उन पे, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वुमेन्स के लिए स्पेशली, बिकॉज आई फील कि वहाँ उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा ऐसा इग्नोर किया जाता है। यस, सो आई वांटेड टू वर्क फॉर वुमेन्स। तो वुमेन हेल्थ को बहुत ज्यादा क्योंकि इग्नोर किया जाता है, मैं अपने क्लिनिक्स में भी बहुत बार देखती हूँ कि पेशेंट सोचते हैं कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है वाइफ को, तो वो एक से इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ये तो नॉर्मल है, औरत को तो होता ही है। सो मुझे ऐसा था कि नहीं, औरतों को पता होना चाहिए कि अगर उनके शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कोई लक्षण आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ दिक्कत है, एंड वो दिक्कत है उन्हें वो समझना चाहिए, और उसके बाद ही हम ऐसे सोचते हैं कि उससे रिलेटेड मैंने एक मोटिवेशन बनाया कि हर वुमेन को अपनी हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हाँ कुछ गलत हो रहा है तो वहां मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जो कि इग्नोर किया जाता है इंडिया में। ग्रेट इनिशिएटिव आई मस्ट से। तो डॉक्टर लिपिका, अगर आपका प्रायर एक्सपीरियंस पूछे, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है, तो पढ़ाई बाय चॉइस थी या बाय कुटाई थी कि घर वालों ने फोर्स किया? तो ऑनेस्टली मैं तो लॉयर बनना चाहती थी, मैं तो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स को चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूं, एंड द वुमेन बिहाइंड माय एवरीथिंग इज माय मदर। शी वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, एंड नाउ आई एम रियली हैप्पी दैट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क फॉर वुमेन। ऐसा चाहिए था औरत के लिए काम करना है, तो फिर लॉयर बन के हो चाहे डॉक्टर बन के, बट नाउ ये बहुत अच्छा प्रोफेशन अब मेरे पेरेंट्स के थ्रू मुझे मिला है, एंड आई एम टू हैप्पी, एंड मैं उस जो चाहती थी वो मैं कर रही हूँ, दैट इज वर्किंग फॉर वुमेन, दैट वाज द मोटिवेशन। तो आई गेस मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू आंटी जी, आपकी वजह से दुनिया को एक डॉक्टर मिला, एंड शी इज अ ब्रिलियंट डॉक्टर आई मस्ट से, ऑल्दो मैंने भी इलाज नहीं कराया। लेकिन तो एक शॉकिंग मिथ जो अभी भी 80% वुमेन ब्लाइंडली फॉलो कर रही है, वो क्या है? सर उन्हें ऐसा लगता है, जो वुमेन है उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा जैसे घर का काम करने के बाद जो थोड़ा बहुत हाथ पैरों में दर्द होता है, या ओवरऑल बॉडी एक होता है, या पीरियड्स रिलेटेड जो उन्हें थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं, उन्हें वो सोचती हैं कि ये बहुत नेचुरल है, ये नॉर्मल है, इग्नोर करती हैं। सो दैट्स द थिंग जो आज भी 80% वुमेन्स कर रही हैं, और उन्हें ये पता ही नहीं है। 80% औरतें न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि हम डेफिशिएंट है, उन्हें लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, हो रहा है तो चलने दो।
दैट्स द थिंग जो मुझे लगता है बहुत इग्नोरेंट बहुत इग्नोर किया जाता है। ओके, तो अगर एक लड़की की स्किन और हेयर एकदम से खराब होने लग जाए तो फर्स्ट डायग्नोस आपके हिसाब से क्या होता है? सर अगर स्किन और हेयर दोनों खराब है, लाइक फॉर एन एग्जांपल स्किन में हम डिजीजेस के बारे में समझते हैं, तो अगर स्किन पर वाइट दाग आने लगे हैं पेशेंट के, या ड्राइनेस बहुत ज्यादा होने लगा है, या इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आइदर उसको अनीमिया है, मतलब खून की कमी है, हो सकता है उसे बच्ची को थायराइड का इशू हो, या फिर काफी वुमेन्स को हम देखते हैं कि फेस पर बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब बड़े बड़े धब्बे आने लगते हैं, जिसे हम मेलाज्मा भी बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद होता है। सो काफी सारी स्किन डिजीजेस के अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं। ज्यादातर औरतों को जिनको डार्क सर्कल्स होते हैं, माना जाता है कि वो एनेमिक है, मतलब उनके अंदर खून की कमी होती है, इसलिए वो स्पेशली उनको डार्क सर्कल्स दिखते हैं। बहुत ज्यादा पिंपल अगर एक वुमन को दिख रहे हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि उसे हार्मोनल एक्ने है, बिकॉज ज्यादातर वुमेन को हार्मोनल एक्ने आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होने लगा है, तो वो आप पेशेंट्स में देखते हैं। अगर मैं हेयर्स की बात करूँ ना, तो मैं 85 to 90% जितने भी वुमेन्स को देखती हूँ, उनको अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादातर उनकी बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन D3 डेफिशिएंसी की वजह से उनको काफी बार बहुत ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। सो दीज आर द डायग्नोसिस दैट वी मेक, एंड ये लक्षण बताते हैं कि हम क्या डायग्नोसिस लें, बट ज्यादातर औरतें इन्हीं चीजों से ही सफर कर रही हैं। ओके, अगर यहीं पे बात करें PCOS और PCOD का रूट कॉज लाइफस्टाइल है या हार्मोन्स, सच क्या है? सर आपने ना ये क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है ना, मैं इन दोनों चीजों के थोड़ा विपरीत बात करती हूँ, विपरीत तो नहीं बट थोड़ा डिफरेंट बात करती हूँ। मैं बात करती हूँ कि PCOD PCOS किसी भी महिला को अगर होता है, तो ना तो वो सिर्फ लाइफस्टाइल है और ना ही कुछ हार्मोनल है। ज्यादातर जितनी भी औरतों को PCOD PCOS होता है, उनको इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो होता है। मतलब आप सिंपल सा समझिए सर, अगर एक बच्ची है घर में, मेरे घर में भी एक एग्जाम्पल है, अगर एक बच्ची है घर में और उसको बोला जाता है कि सेकंड चाइल्ड हुआ या थर्ड चाइल्ड हुआ, और बोला जाता है कि भाई होना चाहिए था, ये हो गई, या घर इमोशनल जो रीजंस होते हैं ना, उसकी वजह से बच्चियों के फेस पे बाल आना, ज्यादातर जब शादी हो जाती है, हस्बैंड रिलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, या सेल्फ आइडेंटिटी रिलेटेड स्ट्रेस होता है। बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि इमोशनल कॉज जो होता है, मतलब हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स देख रहे हैं, बोल रहे हैं हार्मोनल है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो बोल रहे हैं, काफी लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, बट उन सबको तो PCOD PCOS नहीं हो रहा, कुछ ही लोगों को क्यों हो रहा है? बिकॉज हर चीज यहाँ से होती है सर। इसीलिए आपने देखा होगा क्वेश्चन के एंड में मैंने ये पूछा सच क्या है, सच वही सच मैं जानना चाहता था, एंड यू आर सेइंग कि इट्स मोर ऑफ अ इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल कॉज। सर हमारे हर चीज, हर बीमारी जो हमारे शरीर में आती है, वो बनती यहाँ से है, फिर माइंड से, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। मतलब हमारा मन कुछ कह रहा होता है और हमारा प्रैक्टिकल माइंड कुछ और कह रहा होता है। वहां जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या हम सप्रेस करके रखते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वुमेन आप देखेंगे घर पे, आज भी मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि फीमेल चाइल्ड होते ही उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि ये क्यों हो गई हमारे घर, तो ये जो चीजें उनके अंदर, जो ये इतना इमोशनल बर्डन, स्ट्रेस, सेल्फ आइडेंटिटी रिलेटेड स्ट्रेस, इन सब की वजह से PCOD PCOS या हार्मोनल इश्यूज होते हैं। रेदर देन सेइंग, मैं मानती हूँ लाइफस्टाइल आप अच्छी नहीं जिएंगे तो वो एक कॉज हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? दिमागी है, दिमाग ही कॉज है एवरीथिंग का। सही बात है। आपके हिसाब से कौन सी हैबिट होगी जो हर वर्किंग वुमेन को तुरंत बंद कर देनी चाहिए फॉर हर वेलबींग? ओवरबर्डन होना सर, मतलब हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होना, और दूसरा खुद के लिए समय ना निकालना। आज की औरतों के पास अपने ऑफिस का भी स्ट्रेस है, अपने हस्बैंड का भी स्ट्रेस है, अपनी जो बच्चे हैं उनका भी स्ट्रेस है, बट उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं है। तो अपनी एक हॉबी बनाकर खुद के लिए समय निकालना इज इम्पोर्टेंट, और ओवरबर्डन अपने आप को करना बंद करना चाहिए होना। दैट्स व्हाट इज माय एडवाइस। एंड आई गेस बहुत जेन्युइन एडवाइस है आपकी कि अगर आप मी टाइम अगर नहीं निकाल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, खुद ही गलत कर रहे हैं, और बाद में अगर फिर उसको कंप्लेंट करना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट आई वुड से। सर इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। हमारी जो महिलाएं हैं, इंडिया की महिलाएं जो भी हैं, वो ये सोचती हैं कि हम देते रहे, हम अपना समय अपनी फैमिली को ज्यादा दे, अपने काम को ज्यादा दे। एक्चुअली प्रायोरिटी खुद नहीं है, बट एक्चुअल सच ये है कि अगर हम खुद खुश रहेंगे तो ही हम सबको खुश रख पाएंगे। सही बात है।
अगर यहीं पे एक बात करें वेलबींग पर, तो हेयर फॉल कब नॉर्मल है और कब डेंजर सिग्नल बन जाता है? देखिए एक्चुअली ना बहुत सारी महिलाएं मेरे पास हाइपोकॉन्ड्रिक होती है, इस वर्ड का मैं मतलब बताती हूँ। काफी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो बोलती है कि मैम मेरे को ना 4 बाल गिर रहे हैं रोज, मेरे तो 5 बाल गिर रहे हैं रोज एंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आपके बाल 50 to 60 स्ट्रैंड्स एवरीडे गिर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल, जब 50 से 60 बाल आपके एवरीडे गिर रहे हैं, तब आपका माना जाता है कि वो एक्चुअल हेयर फॉल है और बहुत ज्यादा हेयर फॉल है। मतलब इट इज मोर लाइक कि वो पैथोलॉजिकल हेयर फॉल है। अगर आपके 5-10 हेयर स्ट्रैंड्स एवरीडे गिर रहे हैं तो दैट्स नॉर्मल, या उतने गिर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी का एलिमिनेटिंग चीज है वो। अगर आप हेयर्स खराब हो गया तो वो निकलेगा, तो वो नया भी आएगा जी। अगर बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बहुत 50 to 60 स्ट्रैंड्स एवरीडे गिर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर यहाँ पर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूँ, बायोटिन सप्लीमेंट्स हेयर के लिए ही होता है, वो जेन्युइन हेल्प है या ओवररेटेड ट्रेंड है? सर एक्चुअली ये ओवररेटेड ट्रेंड है। मैं तो ऑनेस्टली इस बारे में बात करना चाहती थी कि अगर मान लीजिए आप एक महिला हैं और आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो आप बायोटिन लेके क्या करेंगी? आपका हेयर फॉल का रीजन जानिए पहले। सिर्फ आजकल इंटरनेट पे इवन मुझे भी देख के यूट्यूब पे सब सोचते हैं कि मैम ने अगर ये वाली दवाई हेयर फॉल के लिए बता दी है तो हम ले लें। नो, आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, हर बॉडी अलग है, हर बॉडी की डेफिशिएंसी अलग है। आपका कारण क्या है हेयर फॉल का, वो जानिए पहले, फिर सप्लीमेंट लीजिए ना। ऐसे अंधाधुंध क्यों लेना है? सही बात है। एक्ने का रियल विलन क्या है, डाइट, हार्मोन्स या रॉन्ग स्किन केयर? सर मैं तो बिल्कुल स्किन केयर नहीं करती। मैंने तो कभी स्किन केयर, मैं तो फेस पे सोप भी नहीं लगाती हूँ। फिर भी ग्लो तो नहीं बोल सकती, बट एक्ने नहीं आया टचवुड कभी भी। बट एनीवेज मेरे को लगता है कि स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो करनी चाहिए। लाइफस्टाइल अगर हम अच्छी नहीं जिएंगे तो भी एनीवेज एक्ने आते हैं। बट मैं ना इन सब चीजों से ऊपर एक ही चीज मानती हूँ, अगर आपके मन में बहुत बातें रहती हैं, सप्रेशन बहुत ज्यादा है, अपनी बात नहीं बोल पाती हैं, और स्पेशली वुमेन, मैंने ऐसी लड़कियां बहुत ज्यादा देखी हैं जो प्यूबर्टी एज में होती है, उनके मन में इतना गुस्सा भरा होता है और वो बात नहीं कर पाती है उसके रिलेटेड। ज्यादातर उन वुमेन को एक्ने होता है, और वो जो बोल देती है ना, उन्हें तो कभी एक्ने बहुत कम देखने को मिलेगा। जो ज्यादातर अपने मन में डिस्ट्रक्टिव थॉट्स रखती हैं और बोल नहीं पा रही हैं उसकी वजह से, उनको एक्ने होता है। फिर उसके बाद उनके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं, तो फिर हम नाम दे देंगे हार्मोनल एक्ने। बट आई फील मेन कॉजेस, जो आप सोचते हैं वो आपके फेस पे दिखता है, जो आप सोचते हैं वो आपके शरीर में दिखता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। होम रेमेडीज वर्सेस क्लिनिकल ट्रीटमेंट, कब क्या चूज करना चाहिए? सर एक्चुअली ना होम रेमेडीज आर गुड। अगर आपको माइन्यूट थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप होम रेमेडीज ही ट्राई कीजिए, सबसे अच्छा है। लेकिन सर कभी कभी कैसा होता है कि बहुत ज्यादा लोग, आजकल मेरे पास पेशेंट्स काफी बार ना स्किन की, फीमेल स्किन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, और वो आती है और बोलती है मैम हमने फेस पे नींबू लगाया था, मैम हमने अपने फेस पर ये लगाया था। तो दैट्स नॉट गुड। मतलब आपको कभी कभी नहीं पता लगता है कि आप जो अपने स्किन पर लगा रहे हैं, या आप यूट्यूब से देखकर या इंटरनेट की कोई डॉक्टर का देख के अपने फेस पर जो लगा रहे हैं, वो आपके लिए सेफ है कि नहीं। स्किन अलग अलग है। तो अगर आपको कोई जेन्युइन बीमारी है, बहुत टाइम से अगर एक्ने चल रहा है या हाइपर पिगमेंटेशन चल रहा है या कोई जेन्युइन बीमारी है, तो आप पहले क्लिनिकल टिप्स लीजिए, आप जाके डॉक्टर से बात कीजिए और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट लीजिए। अभी आपने एक वर्ड का, इंटरनेट का डॉक्टर। आजकल हर दूसरा बंदा इंटरनेट पे डॉक्टर बना हुआ है कि मैंने ये लगाया ग्लो आ गया, ये लगाया ग्लो आ गया। सोशल मीडिया का ज्ञान कितना हार्मफुल होता है? सर बहुत हार्मफुल है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सर, अगर कुछ खाने से ग्लो आ जाता है ना, तो मैं कहती हूँ फिर तो पूरी दुनिया ही फेस ग्लो वही सपना ले लेती। कभी भी नहीं होता है ऐसा। हेरिडिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो इंटरनेट के डॉक्टर्स है ना सर, उनकी ऑथेंटिसिटी उतनी होती नहीं है। आधे लोग तो यूट्यूब या फेसबुक पे जो पढ़ लिया किसी और का और वही वीडियोस बना देते हैं। तो एनीवेज जो ज्ञान आपको इंटरनेट पे मिल रहा है, आप उसे सिर्फ ज्ञान ही लीजिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा मत करिए। अगर वो इस तरीके का ज्ञान है कि ये लगाओ तो ये हो जाएगा, ये खाओ तो ये हो जाएगा, आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और उसके बाद कोई दवाई लीजिए। कभी भी ऐसे में दवाई नहीं लेनी चाहिए। वो पढ़ा लिखा ज्ञान जो है, नॉलेज दैट मैटर्स rather than this crap। yes बहुत सारे तो सर डॉक्टर्स ही नहीं है। आप मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो देखा कि एक की वायरल हो गई थी, उसी ट्रेंड पे खुद बनाया, वायरल हो गए, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आपको अगर
बीइंग अ पब्लिक फिगर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके पीछे ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। Yes. वो नहीं होती है ही नहीं सर। और आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने नाम के आगे ऐसे लगा देते हैं कि हम तो स्पेशलिस्ट हैं ऑफ दिस, बट दे आर नॉट डॉक्टर्स। तो उनके एडवाइजेस मत लीजिए, आप एक डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। यस, एब्सोल्युटली राइट। हेयर फॉल की अगर एक और क्वेश्चन पूछे, क्या ऑयलिंग से हेयर फॉल सच में कंट्रोल होता है? सर ऑयलिंग से हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है। ऑयलिंग कैसा होता है सर, अगर आप ऑयलिंग करते हैं, देयर आर कुछ हेयर्स जो होते हैं उस पर अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो उससे कुछ बेनिफिट आपको थोड़ा बहुत मिलता है, बट एनीवेज हेयर फॉल का रीजन जानना पहले इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑयलिंग से अगर सब होने लगता है तो फिर हम तो सब हेयर ऑयलिंग ही कर रहे होते हैं और सब ठीक हो जाता, सबका हेयर फॉल रुक जाता। तो वैसा नहीं होता है सर। अभी आपने पीरियड्स की बात की थी, पीरियड्स इरेगुलर हो तो इग्नोर कब तक किया जा सकता है? सर एक्चुअली ना कैसा होता है, कभी कभी ना एक आध साइकिल, लाइक फॉर एन एग्जांपल किसी फीमेल है, उसकी जो साइकिल है वो अच्छी चल रही थी पूरे एक आध साल से, और कभी एक आध पीरियड्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो गया या कभी कम हो गए या कभी ज्यादा हो गए, तो वो आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सिक्वेंटली आप देख रहे हैं कि 3 महीने तक अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो 3 महीने से ज्यादा इरेगुलर हो रहे हैं या बहुत ज्यादा कम ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर ये बहुत टाइम से हो रहा है और बहुत कॉन्सिक्वेंटली साइकिल्स में ऐसा हो रहा है, तब आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। प्लीज गूगल मत कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। अगर किसी गर्ल वुमेन का वेट गेन हो रहा है डिस्पाइट डाइटिंग, तो वुमेन को सबसे पहले क्या चेक करवाना चाहिए? सर अगर किसी भी वुमेन को बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है बट वो डाइट भी अच्छा रख रहे हैं, तो थायराइड इज द कॉज। पीसीओडी पीसीओएस कुड बी अ कॉज, उसकी वजह से भी होता है। और सर जेनेटिक्स में भी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी, अगर आप जेनेटिक्स में भी देखें ना, तो किसी के पेरेंट्स थोड़े हट्टे कट्टे होते हैं, तो उनके भी बच्चे जो होते हैं वो थोड़े फैटी होते हैं। यस यस यस, हेल्दी इज नॉट अ राइट वर्ड। हेल्दी तो वो होगा जो अपने हाइट और वेट के साथ एकदम परफेक्ट है, नहीं। सो इट इज फैट टेंडेंसीज उनकी ज्यादा होती है। तो यूजुअली थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस उन्हें सबसे पहले चेक कराना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक कॉज है सर वेट गेन का, तो वो भी आपको एक बार चेक कराना चाहिए। तो डॉक्टर लिपिका, 30 के बाद कौन से ऐसे 3 टेस्ट है जो मैंडेटरी है कि हर फीमेल को कराने चाहिए? सो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है AMH लेवल्स, तो एंटी म्यूलेरियन हार्मोन टेस्ट। इसका क्या होता है, आपकी जो ओवरीज होती है ना उसमें कुछ रिजर्व्ड अंडे होते हैं और वो आपको बचपन से ही मिल जाते हैं, वो आपको मिल चुके हैं अब। तो वो जो टेस्ट है हर महिला को आफ्टर 30 जरूर कराना चाहिए। अगर वो प्रेगनेंसी के लिए भी प्लान करेंगे, बिकॉज आजकल सब लेट है, शादी सबकी लेट हो रही है, तो AMH टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए। बहुत महिलाओं को ये नहीं पता है, तो जब आप AMH टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपको पता लग जाता है कि आपकी फर्टिलिटी के लाइक आपके एग्स कितने रिजर्व्ड हैं और किस तरीके से मतलब आप प्रेगनेंसी फिर आप प्लान कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट सर जो मुझे लगता है वो HbA1c है, मतलब ये डायबिटीज। सर आज आप देखो हर वुमेन को डायबिटीज है और हर मेन को डायबिटीज है। हर पर्सन जो 35-40 ईयर्स में आ रहा है, इंडिया में डायबिटीज बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि शायद हमारा एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, दूसरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो एक डायबिटीज का चेक, HbA1c जो 3 महीने की शुगर जो वाला टेस्ट होता है वो आपको जरूर कराना चाहिए। और तीसरा सर मैं मानती हूँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज काफी कॉमन होती है। विटामिन मिनरल्स टेस्ट में आपको हमेशा एनीमिया के लिए आपको HB, आयरन, आपका विटामिन B12 और D3 के टेस्ट आपको जरूर कराने चाहिए एज अ फीमेल। आपने बोला डायबिटिक्स बहुत कॉमन है, यहीं पर मैं एक और बात बोलूंगा, अर्ली मेनोपॉज एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। yes. कई फीमेल से मेरे से पूछा भी कि ये क्वेश्चन आप जरूर पूछना अगर किसी आप नॉलेजेबल डॉक्टर से पूछे, और आप तो हो ही नॉलेजेबल, तो मुझे ये बताइए कि अर्ली मेनोपॉज के क्या सिम्टम्स हैं? ओके सर, सबसे पहला अर्ली मेनोपॉज के सिम्टम्स में ये आ जाता है कि आपको ना हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा आने लगते हैं, मतलब एकदम से गर्मी 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 लगने लग जाती है और फिर एकदम से पसीना आ जाता है। पैल्पिटेशन, सर मेरे पास जितनी वुमेन आ रही है ना, क्योंकि सर मैं होम्योपैथ हूँ, हमारे पास जो वुमेन आती है वो बहुत ज्यादा डिस्कस करती हैं, तो वो मुझे बताती हैं कि उनको ना पैल्पिटेशन, एंजाइटी, मतलब ऐसा धड़ सीने में उनके होता है, वो घबराहट बहुत ज्यादा उन्हें फीमेल्स को फील होने लगती है। और थर्ड सर, पीरियड्स लाइफ टाइम बहुत रेगुलर रहे हैं बट अब थोड़े इरेगुलर होने लगे हैं। वो एक तरीके का आपको एक साइन दिखने को मिलता है कि इनको मेनोपॉज होने वाला है, और इस तरीके से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि आपको अब मेनोपॉज होने वाला है।
तो इसको ही करेक्ट करने का या डिले करने के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? सर एक्चुअली ना सच बोलो तो मैं इस चीज को मानती हूँ कि हर चीज नेचुरल होती है हमारी बॉडी में, उसे आप एबनॉर्मल मत करिए। काफी लोग काफी फीमेल, जैसे मेरे काफी इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, तो उनको तो आउट ऑफ इंडिया जितनी भी वुमेन होती हैं, और क्योंकि वो पहले इंडिया में रहती है तो उनकी माइंडसेट तो ये रहता है नेचुरल नेचुरल नेचुरल, और बाहर HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है वो बताई जाती है कि आप हार्मोन्स की पिल खा लो ताकि आपको मेनोपॉज ना हो। ठीक है, तो ऐसे समय पर मैं ऐसी महिलाओं को बोलूंगी कि प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आप चाहते ही हैं तो आप आइनोसिटोल सप्लीमेंट ले लीजिए, आप शतावरी लीजिए ना, अपनी बहुत अच्छी दवाई है, अच्छा हर्ब है, आप शतावरी ले सकते हैं, आप अश्वगंधा ले सकते हैं, स्ट्रेस रिलीव्ड होगा। कैमोमाइल टी लीजिए, स्ट्रेस रिलीव्ड होगा तो मेनोपॉज बहुत जल्दी नहीं आएगा। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल करिए, और फिर अगर मेनोपॉज हो रहा है तो प्लीज उसे नेचुरली होने दीजिए, HRT या फिर कुछ और मत लीजिए। ये मैं एडवाइस देती हूं। आप सही एडवाइस दे रहे हैं। अभी आपने स्ट्रेस की बात की, तो स्ट्रेस का स्किन और हेयर पर कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है? बहुत ज्यादा सर। आज मैं आपसे मिलने आई हूँ और मैं बड़ी एक्साइटेड थी अपने पॉडकास्ट के लिए, तो मैं मेरा स्किन अच्छा लगेगा आपको। और कल अगर शायद हो सकता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है इमोशनली और मैं बहुत ओवरबर्डनड हूँ, हर चीज संभालनी है, उस टाइम पर सर हो सकता है कि मेरी स्किन एकदम आप पीली देखोगे और इतना ग्लो ही नहीं मिलेगा मेरी स्किन पे। तो एनीवेज मैं बहुत ग्लोइंग स्किन वाली नहीं हूँ, बट स्टिल ये मेरे बताने का मतलब, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक चीज जो आप सोचते हैं वो आपके स्किन पे आता है बस। और मेरा, आप इसके बारे में बुक्स पढ़िए, बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं इसके बारे में, साइकोडायनामिक्स से, तो जो सोचते हैं वो स्किन पे आता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आजकल डाइट को लेकर जो है बहुत पॉजिटिव है वुमेन्स वगैरह। क्रैश डाइट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पर? आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। आपकी बॉडी जब काफी बार तो आप देखें आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब आपका जो एक्चुअली ना हम लोग कॉर्टिसोल को भी गलत समझते हैं। हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। जब भी आप बहुत ज्यादा क्रैश डाइट करते हैं या बहुत ज्यादा बॉडी स्ट्रेस में होता है तो कॉर्टिसोल लेवल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही रहता है आपकी बॉडी में, और उसकी वजह से आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बॉडी में आते हैं। तो सबसे पहले तो एकदम ऐसे बहुत ज्यादा शेकीनेस ऑफ बॉडी, मतलब एकदम से बॉडी जो है वो एकदम पसीना आ जाना, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि आप चक्कर खा के गिर जाती हैं। न्यूट्रिशन खाओ पूरा और अच्छी डाइट लेना इज बेटर सॉल्यूशन। क्रैश डाइट इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप, मेरे जितने भी पेशेंट्स को डाइट के लिए भी वो अगर मेरे से रिकमेंडेशन लेते हैं तो मैं उनको पेट भर के खाना भी खिलाती हूँ, और अलॉन्ग विद दैट उनका वेट लॉस भी हो जाता है। अच्छा, यस, तो पेट भर अच्छा भोजन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन क्रैश डाइटिंग। सही बात है। तो क्या वेजिटेरियन डाइट्स में प्रॉपर जो है आपका हेयर ग्रोथ और ग्लो स्किन ये पॉसिबल है? एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो है, वेजिटेरियन डाइट में बहुत सारी चीजें नहीं है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए तो मिकोबेलामाइन मतलब विटामिन B12 भी नहीं है। आप देखेंगे आपको दूध छाछ जो हमारे हरियाणा में बहुत मिल जाती है, बट क्योंकि बाहर सिटीज में सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा दूध छाछ पनीर खाना पड़ेगा फॉर B12, और B12 के ज्यादा सोर्सेज ना है नहीं हमारे पास, तो एनीवेज हमको सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ जाता है। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि वेजिटेरियन डाइट में सारे न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाते हैं, नहीं होते ऐसे। सही बात है। और आप शायद पहले हो गए ये बोलने वाले, नहीं तो जो सो कॉल्ड वही गूगल के डॉक्टर या सोशल मीडिया के हैं, देवर लाइक कि नहीं वेजिटेरियन से सारे सप्लीमेंट पूरे हो जाते हैं। सर सप्लीमेंट आप ऐसा है कि सर एक्चुअली ना दो चीजें होती है, एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। आप किसी इंसान को रोज बोल रहे हैं कि तेरे को 3 गिलास दूध पीना है और 5 गिलास लस्सी पीनी है, या फिर आप उसको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो एवरीडे एसेंशियल्स में पॉसिबल नहीं है फॉर एनीबॉडी। अगर आप वैसा बताएंगे और बोलेंगे कि B12 कंप्लीट हो जाएगा तो अलग बात है सर, बट अगर जो डाइट हम रेगुलरली लेते हैं उसके हिसाब से तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। आपके क्लिनिक में सबसे कॉमन फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम क्या आती है? PCOD PCOS वही आता है। यस, बहुत कॉमन है एक्ने, क्योंकि ना एक्चुअली कैसा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की पेशेंट आती है। PCOD PCOS वर्ड नहीं बोलना चाहिए, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फेस पर बहुत ज्यादा बाल आना या एक्ने आना, या स्पेशली अगर PCOD PCOS है इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम, ये सब वुमेन ज्यादा आजकल मेरे पास आती हैं। और क्योंकि मैं पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेट्रो सिटीज जो जितनी भी होती हैं स्पेशली वहां पर वुमेन बहुत ज्यादा सफर कर रही है इन सब चीजों से। बिकॉज ऑफ फास्ट लाइफस्टाइल और व्हाट? स्ट्रेस, फास्ट लाइफस्टाइल, खुद के लिए टाइम नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है,
इमोशनल बैलेंस करने के लिए कोई है नहीं जिससे बात कर सके, जिससे चीजें शेयर कर सके। तो एक केस ऐसा जो आपको इमोशनली टच कर गया हो, याद है? सर बहुत केसेस हैं सर, बट मेरे को तो एक बहुत इम्पोर्टेंट केस, हर तो केस टच कर जाता है। मैं थोड़ी हूँ भी इमोशनल, बट एनीवेज एक केस था सर मेरे पास। एक फीमेल आई थी, उसको फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम था। जैसे ही वो मेरे पास बैठी और उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत बड़ी अच्छी बैंक की मैनेजर है, एंड मेरे यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी सब बहुत अच्छी ब्रांचेस संभाल रही है वो। और प्रॉब्लम ये आ रहा था सर कि उसके जो हस्बैंड है उसने उसको एक रीजन के लिए छोड़ दिया, दैट इज वो बेटा नहीं दे पाई। एंड वो कांस्टेंट स्ट्रेस था सर उसको, एंड दैट वाज अ डाइवोर्स उसका हो गया था उसकी वजह से। एंड उसको क्योंकि बेबी बॉय नहीं हुआ था, बेबी गर्ल हुई थी। एंड वो बंदे मतलब दिस इज वेरी शॉकिंग, उसके हस्बैंड ने Shaadi.com पे दूसरी लड़की उसके साथ रहते हुए भी, शी वाज प्रेग्नेंट, देन बेबी डिलीवर हुआ। डिलीवर होने के बाद जैसे ही लड़की हुई, उसके बाजू में, उसके बिस्तर के बाजू में ही सर्च कर रहा होता था Shaadi.com में दूसरी लड़की फॉर गेटिंग मैरिड। रादर उसको ब्लेम करता था कि डॉक्टर्स आजकल, साइंटिस्ट जो हैं वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि लड़का और लड़की जो होते हैं ना वो औरत पे डिपेंडेंट होता है, लड़के पे डिपेंडेंट नहीं होता। और ऐसे कह के एंड दे आर नाउ डाइवोर्स्ड। एंड फाइब्रॉइड है उस वुमेन को, ओवेरियन सिस्ट भी है उसको, इतना कुछ भरा हुआ है ना उसके मन में, वो इमोशनल स्ट्रेस सर की शी स्टिल अ पार्ट ऑफ माय लाइक क्लिनिक पेशेंट है वो मेरी। बट बड़ा दुख आता है उसको देख के कि मतलब ऐसे भी लोग अभी भी हैं, बहुत सारे हैं सर, एवरीडे एग्जांपल्स हैं। यू आर सेइंग कि मेट्रो में है, Yes, yes, yes. प्रैक्टिसिंग इन मेट्रो, तो रूरल का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल है सर। एनीवेज इट इज वेरी बैड। और आप बहुत सारे लोग आज बोलते हैं कि वुमेन जो है एम्पावरमेंट आ रहा है, फेमिनिज्म, ये बहुत कम है सर। जो एक्चुअल रियलिटी है वो आज भी है कि औरतें बड़ा सफर कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो कितना पानी में है, ये तो हमें रोज पता चल जाता है कि हेट क्राइम जो होते हैं। लेकिन अगर इस तरह की भी हो रही है कि डोमेस्टिक, एक काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस सर, एक्चुअली ना ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। रादर मैं बोलूंगी बहुत सारे मेन भी हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है, बहुत सारी वुमेन भी है जिनके साथ बुरा हो रहा है। माइंडसेट की बात है। और माइंडसेट ना सर रूरल एरिया या फिर मेट्रो सिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता। माइंडसेट होता है। आप बताओ सर, पढ़े लिखे लोग भी जब ऐसा कर सकते हैं तो फिर कोई भी कर सकता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पेशेंट्स को क्या रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए? कि 1 महीने में कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है। प्लीज पेशेंस रखिए। मैं तो मतलब मैम 15 दिन में ठीक हो जाएगा ना, मैं बोलती हूँ भाई 16वें दिन शादी है उसकी। अरे नहीं हो सकता ऐसे, तो पहले आओ या तो हाँ। तो एनीवेज कोई भी चीज आप परमानेंट अपनी बॉडी में ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ भी लगाने की चीज या फिर एक टैबलेट सॉल्व नहीं करेगी। आपको तीनों चीज करनी पड़ती है। लाइफस्टाइल बेटर करना पड़ता है, उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना एक तो मेंटल स्टेट अच्छा रखें, इमोशनल बैलेंस करें, दूसरा आप अपनी डाइट अच्छी करें, और तीसरा आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। 3 चीज जब आप साथ में करते हो विद मेडिसिन, वो ही वर्कआउट होता है। ऐसे वो कुछ लगाने से ठीक नहीं होता। नहीं होता मैजिक। ये सही बात है। यहीं पर अगर बात की जाए सेल्फ मेडिकेशन की, तो सेल्फ मेडिकेशन वुमेन के लिए कितना रिस्की हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सेल्फ मेडिकेशन। तो आप देखिए काफी पेशेंट्स तो आजकल ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स आते हैं, मतलब ब्यूटी लाइक इट्स लाइक कि आप बहुत गोरे हो जाएंगे अगर आप ग्लूटाथियोन स्किन चाहिए। हाँ, तो वो नहीं लेना चाहिए आपको। आप खुद से कुछ मत करो ना, और अच्छा सोचो, ग्लो करोगे। सही बात है। तो अगर यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूं, आपके हिसाब से प्रिवेंटिव केयर का सबसे बड़ा गोल्डन रूल क्या है? प्रिवेंटिव केयर का सबसे गोल्डन रूल है आप अपनी इमोशनल हेल्थ अच्छी रखें। खुश रहो, खुश रहने दो। डॉक्टर लिपिका की तरह। मैं तो पता नहीं। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड। डेली शैम्पू हेयर डैमेज, मिथ या फैक्ट? मिथ। पीसीओएस सिर्फ ओवरवेट वुमेन को होता है? बहुत बड़ा मिथ। होम्योपैथी स्लो होती है, सच या मिथ? सच है, स्लो होती है पर परमानेंट होती है। हाँ। वन स्किन केयर इंग्रेडिएंट जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हैं? मुल्तानी मिट्टी। काम आती है? काम आती है, अच्छी है, यूज कर सकते हो। ये ग्लो देख रहे हो? नहीं आंटी ने लगाई है दबा के। वन ओवररेटेड ब्यूटी ट्रेंड जो आपको पसंद नहीं है? जो ग्लोइंग स्किन की बहुत ज्यादा क्रीम्स आती हैं, दैट इज आई डोंट लाइक इट। मॉर्निंग स्किन केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नाइट स्किन केयर? स्किन केयर से ज्यादा
माइंड केयर अपने आप ही ग्लो करेगा। वन हैबिट जो हर वुमन कल से स्टार्ट करे फॉर बेटर हॉर्मोन्स। एक तो एक्सरसाइजेस कीजिए, क्योंकि उससे काफी, मैं खुद मानती हूँ कि एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे। सिर्फ वो फायदा होता है। इमोशनल हेल्थ अपनी अच्छी रखिए और अच्छा भोजन कीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। और ऊपर से आपने जो कहा एक्सरसाइज कीजिए, तो वो एक्सरसाइज इज काइंड ऑफ अ मी टाइम एज वेल। यस, आपको पता है मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि जिम मत जाओ। कोई भी वुमेन को मैं बोलती हूँ जिम मत जाओ प्लीज, आप ना डांस करो। आपको जहाँ जो हॉबी पसंद है, लाइक आई लाइक स्विमिंग, मैं स्विमिंग कर, हमें एक ना बर्डन नहीं बनाना है लाइफ में कि हमें ये करना पड़ेगा 1 घंटा, ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 1 घंटा। मत करो प्लीज, आप मजे करो। मतलब जिस चीज से खुशी मिलती है 35 to 40 मिनट्स अपने मन के हिसाब से कुछ करो, सो दैट आपकी बॉडी मूव हो और आपको स्ट्रेस फ्री रखे बॉडी। तो एट लास्ट योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। सो दिस शो, मैं एक शो जो ऐसा मान लीजिए कि रॉ है, एवरीथिंग इज रॉ, कुछ भी दिखावा नहीं है, एकदम ट्रुथ के साथ जो जी रहे हैं पर्सन भरत सर। तो विद दैट आई फील दैट ये बहुत ऑथेंटिक शो है। और जो मैंने कोई क्वेश्चन शेयर नहीं किया आपसे। यस, एक भी मैंने तो बोला भी था, तब भी नहीं किया, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि इफ यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड तो आपको आई कैन थ्रो एनीथिंग टू यू, और आपने सारे सिक्सर मारे, तो आज जितवा के मानोगे आप इंडिया को आज। तो अगर आज एक एडवाइस देनी चाहे आप इंडियन वुमेन को, तो वो फाइनली क्या होगी, प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स को। प्लस अगर वो आपको फॉलो करना चाहे तो कहाँ कर सकते हैं, ये भी बताइए। यस, सो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो वुमेन को मैं देना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल के थ्रू, आप मुझसे मिलोगे तब भी देना चाहती हूँ, ये कि प्लीज खुश रहो, दूसरों के लिए मत जियो, खुद के लिए भी जियो। दूसरी बात कि अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप नारी हेल्थ बाय डॉक्टर लिपिका चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कनेक्ट करें या ना करें, पर खुश रहें, यही मेरा मोटो है। ग्रेट, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई। मैं 50+ एपिसोड्स कर चुका हूँ, लेकिन आज पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर लिपिका से मिलकर, जानकर। इन्होंने पहली बात बोली कि मेडिसिन से ऊपर आता है माइंडसेट। खुश रहना इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। हर वुमेन को खुश रहना चाहिए, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, इंडियन हो, वर्ल्ड में आप कहीं भी रह रहे हैं। स्ट्रेस मत लो, अपने आप आपके पास ग्लो आ जाएगा, और शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो कनेक्ट विद हर, शी इज द राइट पर्सन। इनके सारे सोशल मीडिया चैनल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय। थैंक यू।